एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के 9th प्रश्न पत्र भारत में ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, और इसके अंतर्गत आज मैं आपको प्राचीन भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का विकास विस्तार से बताऊंगी। इससे पहले के अध्याय में हमने प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार था उसके बारे में वर्णन किया था। इसी के क्रम में याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। शुक्र स्मृति के अनुसार गांव में 6 प्रकार के अधिकारी होते थे: ग्राम नेता, सहस्त्राधिपति, भागहार, लेखक, शुल्कग्राह तथा प्रतिहार। महर्षि गौतम ने भी स्थानीय संगठनों की विधायिका शक्ति राज्य शक्ति में ही निहित मानी थी और उन्होंने स्थानीय संगठनों को धर्म विरुद्ध नियम निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया था, किंतु मनु का विचार था कि राजा स्थानीय संगठनों के संविधान की समीक्षा करके अपने धर्म का प्रतिपादन करें। बृहस्पति और नारद ने भी स्थानीय संगठनों का उल्लेख किया है तथा यह प्रतिपादित किया है कि राजा इन संगठनों के अधीन विधान का संरक्षण करें। वशिष्ठ ने भी राज्य द्वारा स्थानीय संगठनों पर प्रशासकीय नियंत्रण को स्वीकार किया है। मनु का विचार यह था कि यदि स्थानीय संगठन अपने नियमों तथा सदस्यों द्वारा किए गए समझौतों का पालन नहीं करते हैं तो राज्य शक्ति के द्वारा ऐसा करने के लिए उन्हें बाध्य भी कर सकता है। स्मृतियों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजा स्थानीय संगठनों के नियमों को मान्यता देते थे, किंतु उनके कार्यान्वयन का नियंत्रण अपने हाथ में रखते थे। ग्राम का स्थानीय शासन स्वतः संचालित था। कर, आक्रमण, रक्षा आदि बातों के अतिरिक्त केंद्रीय शासन किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था, केवल एक सामान्य नियंत्रण मात्र होता था। कौटिल्य ने ऐसी स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख किया है जो प्रायः राजा के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी। अर्थशास्त्र में प्रतिपादित किया गया है कि राजा को ऐसे गांवों की रचना करनी चाहिए जिसमें कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहते हों। कौटिल्य ने राजा को सुझाव दिया कि गांवों की संगठन व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि प्रत्येक 800 गांवों के केंद्र में एक स्थानीय, 400 गांवों के केंद्र में एक द्रोणमुख, 220 गांवों के केंद्र में एक कावर्टिक तथा 10 गांवों के समूह के केंद्र में संग्रहण हो। कौटिल्य ने नगर के लिए पुर शब्द का प्रयोग किया है तथा पुर के प्रधान के लिए नागरिक शब्द का प्रयोग किया है। नागरिक को कौटिल्य ने नगर की समूची कानून और व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व सौंपा था। कौटिल्य ने नगर को कई भागों में विभक्त किया तथा नगर के प्रत्येक 1/4 भाग को स्थानिक नाम के अधिकारी के अधीन रखा। प्रत्येक 10, 20, 40 परिवारों पर एक गोप की नियुक्ति की व्यवस्था थी, जिसका कार्य इन परिवारों के स्त्री पुरुषों की जाति, गोत्र, नाम तथा व्यवसाय की जानकारी रखने के साथ ही उनके आय तथा व्यय की जानकारी भी रखना होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। मौर्य काल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी तथा ग्राम की जनता स्वयं अपने मुखिया का चुनाव करती थी, जिसे ग्रामिक कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में शासन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। मेगस्थनीज ने उस समय के पाटलिपुत्र नगर के शासन के वर्णन में लिखा है कि नगर का कार्यभार 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में विभक्त था। गुप्त काल में भी राजतंत्र में अनेक गणतंत्र विद्यमान थे जो अपने आंतरिक मामलों में काफी सीमा तक स्वतंत्र थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा है कि प्राचीन भारत में ग्राम सभाओं के पास विशाल शक्तियां थीं। इन्हें प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते थे। रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार ग्राम सभाएं गांवों की भूमि की पूर्णतः स्वामिनी होती थी। वे ही गांवों की ओर से सरकार को राजस्व देने हेतु उत्तरदायी होती थी।
डॉक्टर आलतेकर का विचार है कि प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व था, उन्हें पर्याप्त प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त थीं तथा राजा उनमें कम से कम हस्तक्षेप करते थे। इस प्रकार से प्राचीन भारत में भी स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था अति महत्वपूर्ण रही। धन्यवाद।